Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Mauryan period under the ancient history segment, and so far we have completed the sources part of this topic, and then in the polity part we have covered the Chandragupta Maurya. Basically, we have to cover all these points: sources, polity, administration, economy, society and downfall. यानी कि स्रोत, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, और इसी में हम थोड़ा जहां लगेगा कि हाँ हमें सांस्कृतिक चीजों को भी देखना है, कल्चर को, वो भी हम इसी में देखेंगे, और पतन की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, सोर्सेज हमने पूरा पढ़ लिया था, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बताते आता हूं। सोर्सेज में हमने लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोतों को, और पुरातात्विक सोर्सेज यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देख लिया था। साहित्यिक स्रोतों में यानी लिटरेरी सोर्सेज में हमने जो मेन देखा था वो देखा था अर्थशास्त्र, जो कि लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, और एक बुक है इंडिका जो कि है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इन दोनों को हमने थोड़ा डिटेल में देखा था। उसके बाद कुछ और साहित्यिक सोर्सेस थे और पुरातात्विक सोर्सेस थे, वो हम देख चुके हैं, तो यहाँ अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजों, कुछ किताबें भी थी, बुक्स भी थी। हाँ, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की राज तरंगिणी, हेमचंद्र की परिशिष्ट प्रबंध, सब पे हमने थोड़ा थोड़ा बात किया था सोर्सेस पार्ट में। उसके अलावा सहगौरा कॉपर प्लेट जो कि पुरातात्विक सोर्सेस हैं, तो उसमें सहगौरा का ताम्रपत्र यानी कि सहगौरा कॉपर प्लेट, ये गोरखपुर का अभिलेख है। महास्थान है, ठीक है, महास्थान जो कि महास्थान का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, तो उसको भी हमने देखा था। फिर आपको रुद्रदामन का अभिलेख हमने देखा था। हाँ, सौराष्ट्र में रुद्रदामन का अभिलेख यहाँ पे सौराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात में। और उसके अलावा अशोक के इंस्क्रिप्शंस को, अशोक के एडिक्ट्स को, बृहद शिलालेख, हाँ, और लघु शिलालेख यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स, सबको हमने देख लिया था बहुत डिटेल में। उसके बाद हम पॉलिटी वाले पार्ट में आ गए थे और हमने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ा था। पॉलिटी वाले पार्ट में हमें शासकों को देखना है, मौर्य साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक हुए। हाँ, खास कर देखिए इसमें दो लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ठीक है, लेकिन बिंदुसार बीच में है, तो इन अशोका को समझने के लिए इन दोनों को पढ़ना तो जरूरी है ही। थोड़ा बहुत बिंदुसार से भी सवाल आता है, इसलिए हम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बिंदुसार को भी पढ़ेंगे, बाकी हमें यहां नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य को हमने डिटेल में पढ़ा था, और आज हमारा टॉपिक बिंदुसार पर है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। ठीक है, और इसमें हम ये पॉइंट्स देखेंगे, बिंदुसार में इनके पेरेंट्स कौन हैं, हाँ, और इनके कुछ नाम हैं उसको भी देखेंगे, इनके प्रधानमंत्री यानी पीएम्स कौन कौन से रहे, कुछ रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है, और विद्रोह हुए हैं इनके समय में, और कुछ राजदूत आएंगे सीरिया से और मिस्र से, दो राजदूत आएंगे, एक सीरिया से और एक मिस्र से, वो हम देखेंगे। और एक्सपेंशन, इनके समय एक्सपेंशन के बारे में क्या बातें हैं उसको हम समझ लेंगे। हालांकि एक्सपेंशन के बारे में मैं हमेशा बताते आता हूं हर वीडियो में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहां पर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य वाले पार्ट में भी एक्सपेंशन बताया था, उसमें बिंदुसार की भी चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था कि 322 बीसी में, ठीक है ना, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के, धनानंद कहिए या घनानंद कहिए, दोनों नाम मिलते हैं, उनको हराकर, ये सतलज नदी के पास, ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है सतलज नदी से, ये पूरा नंदों का साम्राज्य था, तो ये पूरा कैप्चर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और मगध से, ये मगध है, ठीक है, यही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे शासक भारतीय इतिहास के जिन्होंने
साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य तो धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इसका विस्तार हुआ, लेकिन साम्राज्य या एम्पायर का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मैंने बताया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये नंदों का साम्राज्य, यहाँ तक देखिए पूरा ये भी है, यहाँ से सतलज नदी के पार जो है ये सतलज नदी से लेकर इधर पूरा ये नंदों का साम्राज्य है, घनानंद का। और घनानंद को हरा के मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी, हाँ मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। पहली बार मौर्य डायनेस्टी नहीं, या हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, साम्राज्य या एम्पायर की अवधारणा को दिया। ठीक है, तो एक महान शासक के रूप में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मैंने बताया था कि ये पंजाब वाला पार्ट को जीता था। उसके बाद हाँ कुछ कहानियां भी बताई थी, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले पंजाब को जीता और फिर ये मगध की तरफ इन्होंने रुख किया चाणक्य की सहायता से। इनके जो गुरु थे चाणक्य, या जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, हाँ और कौटिल्य नाम है। हाँ चाणक्य के कई नाम है। जो तक्षशिला के, देखिए ये जो तक्षशिला है इंडस नदी, और ये इंडस, उसके बाद देखिएगा इंडस के बाद ये झेलम, झेलम के बाद ये चेनाब, चेनाब के बाद रावी, और रावी के बाद ये ब्यास, और ब्यास के बाद ये सतलज। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के, इन नदियों का बड़ा महत्व है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में भी हाँ हम देखेंगे कि इन नदियों का बड़ा महत्व है, वैदिक सभ्यता में भी हमने देखा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यही तक्षशिला है आपको इंडस और झेलम के बीच में, पाकिस्तान में पड़ेगा, रावलपिंडी में। तक्षशिला एक एजुकेशन हब था। ठीक है, और तक्षशिला एक एजुकेशन हब था, मतलब शिक्षा का केंद्र था। और यही के आचार्य थे कौन? आचार्य चाणक्य। ठीक है ना, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। हमेशा याद रखिए विष्णुगुप्त बचपन का नाम है, कई बार पीसीएस ओसीएस में पूछ देता है। ठीक है ना, तो ये तक्षशिला के बारे में एक और बात है कि तक्षशिला जो था ना, ये कहा माना जाता है कि विश्व का पहला यूनिवर्सिटी अगर था तो तक्षशिला था। ठीक है ना, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी, पहला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, हाँ महाविद्यालय के महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय कहते हैं ना यूनिवर्सिटी को, तो पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला को माना जाता है। ठीक है, आज पाकिस्तान में है वो। ठीक है, तो रावलपिंडी में पड़ता है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है। यही आंधी का भी क्षेत्र था, तक्षशिला में हुआ करता था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो इंडस और झेलम के बीच में ये आंधी का क्षेत्र था। ठीक है, पंजाब वाले, यही तक तक्षशिला है पंजाब वाले पार्ट में, और झेलम और चेनाब के बीच में पोरस का हिस्सा था। पोरस यहाँ के शासक थे, झेलम और चेनाब के बीच में, वो मैं बता चुका हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद या धनानंद को हराया था तो उस समय किसी हिमालय क्षेत्र के शासक का साथ मिला था उन्हें, और उन्हीं की मदद से उन्होंने डिथ्रोन किया था। चाणक्य थे, और पहले चाणक्य तो होंगे ही हमेशा, और साथ इनको मिला था पंजाब क्षेत्र के किसी, जो हिमालय का क्षेत्र है और पंजाब का क्षेत्र, वहां पे आपको कोई प्रवर्तक, किसी प्रवर्तक का साथ मिला था। प्रवर्तक कहा जाता है, और कहा जाता है कि यही प्रवर्तक जो था ये पोरस था वास्तव में। ठीक है, जिसे कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि सिकंदर ने पराजित कर दिया था, लेकिन हकीकत कुछ और है, कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पोरस का साथ मिला था, जिसे प्रवर्तक कहा जाता था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को हिमालय क्षेत्र के किसी शासक का साथ मिला था। ठीक है, तो वो शासक कौन था, उसको प्रवर्तक कहा जाता है, और यही प्रवर्तक कहा जाता है कि पोरस था। ये प्रवर्तक जो था पोरस था, ये प्रवर्तक जो था पोरस था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और चाणक्य तो शुरू से इनके गुरु हैं ही। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर घनानंद को हराया, नंद डायनेस्टी को मटियामेट करके, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात हमने अंतिम रूप में देखा था 298 बीसी में, जब यहां पर भद्रबाहु जो है जैन मॉन्क, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला, कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में वो चले जाते हैं, और वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से ये अपना शरीर त्यागते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि इन्होंने, अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने ये जैनी थे, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था।
क्योंकि ये भद्रबाहु के साथ गए थे और संलेखना विधि से ही इन्होंने प्राण त्याग किए थे 298 बीसी में। और उसके बाद इसी समय कहा जाता है कि जाने से पहले इन्होंने बिंदुसार को 298 बीसी में ही बिंदुसार को इन्होंने शासक नियुक्त कर दिया था। जैन टेक्स्ट में सिंहसेन कहा जाता है कि सिंहसेन को बिंदुसार ने मरने से पहले या साउथ इंडिया जाने से पहले कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहसेन अभी मैं लिख दूंगा, सिंहसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये जैन टेक्स्ट में कहा जाता है। तो सिंहसेन इसी बिंदुसार का नाम है। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला चले गए थे कर्नाटका में। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था सारा। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार को, तो बिंदुसार को देखते हैं और ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। इन सारे चीजों को मैं मिटा देता हूं, खाली बिंदुसार रह जाएंगे यहां पर। ठीक है, केवल बिंदुसार रह जाएंगे और फिर हमारे पास स्पेस बन जाएगा, तो हम इस पे लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सारा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पर बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी 322 टू 185 बीसी के अराउंड माना जाता है। बिंदुसार का पीरियड 298 टू 273, यहां गलत हो गया है, 273। ठीक है, 273, कहीं कहीं 272 भी दे देगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यहां 273 हमें जानना है। तो ये बिंदुसार का समय है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि बिंदुसार के बारे में हमें क्या क्या चीजें जाननी है। ठीक है, तो अब देखिए, पेरेंट्स के बारे में जानना है, नाम जानना है, कई नाम हैं इनके। प्रधानमंत्री इनके कुछ हुए, विद्रोह हुए इनके समय में, और सीरिया और सीरिया से और मिस्र से यानी इजिप्ट से कुछ एक सीरिया से और एक मिस्र से एम्बेसडर भेजे गए थे, वो भी देखेंगे। और फाइनली हम विस्तार को देख के हम वीडियो खत्म करेंगे। बेसिकली विस्तार तो हम देखते ही रह रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। ठीक है, अब यहां देखिए पेरेंट्स की जहां तक बात है बिंदुसार के, तो इनके पिता और माता, सीधी सी बात है। पेरेंट्स की बात हम कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी शादी हुई थी दुर्धरा से, ये माइनस मैंने कर दिया, ये फादर, ये मदर, फादर और मदर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा जो है, दुर्धरा। ठीक है, ये इनकी मां थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कौन था भाई? सेल्यूकस निकेटर की वाइफ, सेल्यूकस निकेटर की वाइफ कह रहा हूं, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कार्लेनिया। ठीक है, इनसे शादी हुई थी जब सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में, 305 बीसी में। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर हार गया था उस लड़ाई में। सिंधु नदी के किनारे ये वो लड़ाई होती है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शादी संधि में एक ट्रीटी, उसमें युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है किससे? हेलेना से, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। तो एक और वाइफ जो है वो है हेलेना और दूसरी जो है दुर्धरा। ठीक है, दो पत्नियों की चर्चा मिलती है, कहीं कहीं तीन की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो बात होगी वो जो मतलब की बातें होंगी वहीं पे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखिए कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के बेटे थे। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, इस पर भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो जान लीजिए। बेसिकली क्या था कि जो चाणक्य है, ठीक है, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दूध में या खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे। ठीक है, पॉइजन दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य जो हैं वो, या जिसे हम चाणक्य कहते हैं, वो विष कन्याओं को भी तैयार करते थे जहर दे देके। और उस समय विष कन्याओं का बड़ा मतलब एक बहुत कहानियां मिलती हैं कि विष कन्याएं जो थी वो दुश्मन के खेमे में छोड़ दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसी संभावना थी, चाणक्य को ऐसा लगता था कि कहीं कोई विष कन्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या ना कर दे। विष कन्याओं के साथ यही होता था कि चाणक्य भी विष कन्या तैयार करते थे, कहा जाता है। ठीक है, कि उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा खूबसूरत लड़कियों को जहर दिया जाता था। ठीक है, उनको जहर दिया जाता था छोटे छोटे से ही, बचपन से ही, और वो बाद में वो विष कन्या बन जाती थी। ठीक है, तो वो किसी को अगर किसी के संपर्क में आ जाती थी तो कहा जाता था कि मौत हो जाती थी उसकी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं से बचाने के लिए वो थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ताकि कहते हैं कि वो फाइट कर सके, उनका रेसिस्टेंस पावर इतना हो सके कि वो फाइट कर सके चंद्रगुप्त मौर्य। तो जहर दिया जाता था उनको थोड़ा थोड़ा खाने में। ठीक है, तो एक बार वही खाना, हाँ, कहीं खाना मिलता है, कहीं दूध मिलता है, ठीक है, या दूध कहे, वो दुर्धरा ने पी लिया, दूध पी लिया या खाना खा लिया। अलग अलग कहानियां मिलती हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था, जिसमें जहर मिलाया गया था। ठीक है, तो वो दुर्धरा ने पी लिया और दुर्धरा की तबीयत खराब हो गई। तो कहा जाता है कि उस समय चाणक्य ने उनका ऑपरेशन कर दिया, और उस समय गर्भ में पल रहे थे कौन? बिंदुसार। ठीक है, गर्भ में दुर्धरा के थे बिंदुसार। तो चाणक्य ने ऑपरेशन करके ये ऑपरेशन किया और बिंदुसार पैदा हुए उस समय दुर्धरा के गर्भ से। तो कहा जाता है कि जहर का असर उनके बच्चे के चेहरे पे था और कुछ दाग आ गए थे, बिंदु बिंदु टाइप, तो इसलिए उसका नाम, उस बच्चे का नाम बिंदुसार रख दिया गया। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि चाणक्य ने चूंकि ऑपरेशन किया था, तो ये दुनिया के पहले बच्चे जो ऑपरेशन से जिनका जो सीजेरियन पैदा हुए, ऑपरेशन से जो पैदा हुए, दुनिया के पहले बच्चे थे। कौन? बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी एक थी। हाँ, इसमें हमें ज्यादा नहीं जाना, आपको थोड़ा सा मुझे सुनाना था कि ये बिंदुसार, बहुत बिंदुसार नाम क्यों पड़ा भाई। तो बिंदुसार नाम के पीछे यही मकसद था कि चूंकि जहर दिया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को, और जहर वाला खाना या दूध, हाँ, इन्होंने ग्रहण कर लिया, दुर्धरा ने, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी, और उस स्थिति में चाणक्य ने ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म करवाया, और उस बच्चे के चेहरे पे जहर का कुछ असर था और बिंदु बिंदु बन गए थे, दाग बन गए थे, जिससे उनका नाम बिंदुसार रख दिया गया। पहली बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं बिंदुसार यहां लिख देता हूं, ट्विटर है, ताकि हमारे पास पूरा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, यहां देखिए मैं यही बिंदुसार लिख देता हूं और फिर इसको मिटा दूंगा। बिंदुसार 298 to 273 BC। अच्छा, कहीं कहीं ये थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा, 297 272 मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अंदाज पे, हाँ, समय दिया गया है, तो आप ये मत समझिएगा कि कहीं थोड़ा सा अंतर मिल जाए तो ये गलत है। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। हाँ, मोस्ट जो एक्सेप्टेड है वो ये वाला है, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइम पीरियड मिल जाएगा। बहुत सारी चीज संभावनाओं पे, हाँ, और अभिलेखों के आधार पर अंदाज लगाया गया है, तो उसी के हिसाब से ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बिंदुसार को यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास स्पेस बन जाएगा। तो नाम के बारे में हमने जान लिया कि बिंदुसार नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। उसके बाद ये जो बिंदुसार है, ठीक है ना, ये जो बिंदुसार है, देखिए इनको एक बात इनके बारे में और कही गई, क्या कि इनको कहा गया, देखिए यहीं पे मैं लिखता हूं, बिंदुसार को कहा गया, क्या कहा गया देखिएगा, फादर ऑफ अ ग्रेट, ऐसे सन ऑफ a great
फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन। ठीक है, सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन। देखिए, इनके पिता बहुत महान थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसलिए वो इनके बेटे थे। कौन? बिंदुसार। तो सन ऑफ ए ग्रेट फादर, हाँ, और इनके बेटे अशोक, हाँ, उन्हें अशोका द ग्रेट कहा ही जाता है। ठीक है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। आइए अब बात कर लें बिंदुसार के रिलीजन के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। आपको पता है कि 298 बीसी में वो श्रवणबेलगोला चले गए थे। हाँ, 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए थे भद्रबाहु के साथ, जो कि एक जैन मॉन्क थे, और वहीं पे उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। संलेखना विधि मैंने बताया हुआ है, जैन धर्म में संलेखना या संधारा किसे कहते हैं कि भाई अपना भोजन दिन प्रतिदिन कम करते जाना, धीरे धीरे उपवास पे चले जाना, और इस तरह से शरीर को कमजोर करके अपने आप को कष्ट देकर शरीर को और प्राण त्याग देना। ठीक है, तो ये होता था संलेखना। बिंदुसार जो है, बिंदुसार के रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें, रिलीजन, तो बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपनाया था, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, आजीवका सेक्ट अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, और आजीवक सेक्ट के संस्थापक कौन थे? अगर फाउंडर की हम बात करें, फाउंडर की, तो ये फाउंडर है मक्खली गोसाल। देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, मक्खली गोसाल। ठीक है, मक्खली गोसाल फाउंडर है आजीवक संप्रदाय के। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था पहले भी कि मक्खली गोसाल जो थे ये फाउंडर हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ था, कई वीडियोज में बताया हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा रहा होगा, वहां पे मैंने चर्चा किया होगा। और इनको जैन धर्म या जैन टेक्स्ट या जैन टेक्स्ट आप कहें, बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में इनको मक्खली पुत्र गोशाल भी कहा गया है। ठीक है, तो कहीं आपको मक्खली पुत्र मिल जाए गोशाल, हाँ, मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल या मक्खली गोशाल, हाँ, या मक्खी लाल गोशाल भी कई जगह पे कहा गया है। तो ये आपको यही आजीवक संप्रदाय के फाउंडर थे, संस्थापक थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बिंदुसार का रिलीजन था। हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन थे, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। बिंदुसार को हमने कह दिया आजीवक, और अशोका ये बुद्धिज्म को मानने वाले थे। कलिंग वार के बाद, ठीक है ना, कलिंग वार के बाद अशोका बुद्धिज्म को मानने वाले थे। कलिंग वार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यह हम आगे पढ़ेंगे भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन, बिंदुसार आजीवक, और अशोका जो है ये बुद्धिज्म। एक चीज और यहां पे नोट कीजिएगा कि ये किसका प्रभाव था। हाँ, एक तो यह है कि आजीवक संप्रदाय तो थे ही, और प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो था बिंदुसार पे, वो पिंगल वत्स पे था। पिंगल वत्स जो है, ये मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, पिंगल वत्स, ये भी आजीवक थे, और इन्हीं के प्रभाव से कहा जाता है कि इनका प्रभाव था, इन पे आजीवक संप्रदाय के थे, ये इनके कोर्ट में इनके साथ रहा करते थे दरबार में। तो पिंगल वत्स का प्रभाव कहा जाता है कि बिंदुसार पे था। ये भी पिंगल वत्स भी आजीवक थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 बातों को याद रखना है। हाँ, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन, बिंदुसार आजीवक, और अशोक बुद्धिज्म। ठीक है, तीनों शासक हो गए। यहाँ पे
आजीवक संप्रदाय को यहाँ लिख दिया, रिलीजन जो बिंदुसार का था। फाउंडर कौन है आजीवक संप्रदाय के? तो मक्खली घोषाल, या कहीं कहीं आपको मक्खली पुत्र घोषाल, मक्खली पुत्र घोषाल, मक्खीलाल घोषाल, कुछ भी, हाँ, तो सारा नाम इन्हीं का है, ठीक है। और पिंगल वत्स याद रखिएगा, ये भी जो है पिंगल वत्स, ये आजीवक थे जिनका प्रभाव बिंदुसार पे था, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम नाम की, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम की अगर हम चर्चा करते हैं, तो नाम की चर्चा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे बिंदुसार के कुछ नाम हैं, जैसे देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको पता चल ही गया। जैसे कि देखिए, अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करें तो उसमें इनको सिंह सेन कहा गया है, अंग्रेजी में भी सिंह सेन लिखेंगे। हाँ, जब 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला गए थे, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जाने के पहले या मरने के पहले, दोनों बातें कही जाती है, उन्होंने सिंह सेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और ये कहां कहा गया है? जैन टेक्स्ट में, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात, इनको पुराणों में भद्रसार, ठीक है, भद्रसार कहा गया। उसके अलावा ग्रीक यानी यूनानी ग्रंथों में इनको कहा गया है, या यूनानी ग्रंथ कहें, हाँ, यूनानियों के बीच कहें, यूनानियों द्वारा कहें, कुछ भी कहें, या यूनानी टेक्स्ट में कहें, तो ग्रीक में इनको कहा गया है, दो तीन चीजें ध्यान रखिए यहां पर। अमित्र चेट्स, ठीक है ना, या अमित्र चेट्स, इसी को हिंदी में कहा जाएगा, हिंदी में अगर कहें तो अमित्र घात, या आपको अमित्र चेट्स ऐसे लिखेंगे, अमित्र चेट्स, यही अमित्र चेट्स है, अमित्र चेट्स का है, अमित्र चेट्स का है, अमित्र चेट्स का है, ठीक है। ये आपको हिंदी में मैंने लिख दिया यहां पर। तो जहां भी मित्र जुड़ जाए, अमित्र या मित्र, इट मींस कि वो बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? बिंदुसार के बारे में कही जा रही हैं। और इसी अमित्र चेट्स को संस्कृत में कहा जाता है अमित्र घात, ठीक है। अमित्र घात का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ, आपको ये लिखना है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला, ठीक है। अमित्र घात का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। तो ये अमित्र चेट्स को भी संस्कृत में अमित्र घात कहा जाता है, संस्कृत में इसी को अमित्र घात कहा जाता है इसको, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों का विनाश करने वाला, या हम इसको स्लेयर ऑफ फोज, फो का मतलब भी दुश्मन ही होता है, स्लेयर ऑफ फोज, दुश्मनों को खत्म करने वाला, स्लेयर ऑफ फोज, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स कह सकते हैं, कुछ भी नाश करने से संबंधित, दुश्मनों के नाश करने से संबंधित ये बात है। तो यहां हमने जान लिया कुछ बातों को, जैसे इसको याद रखना है, जैन टेक्स्ट में कहा गया, जैन ग्रंथों में सिंह सेन इनका नाम, हाँ, भद्रसार पुराणों में, ग्रीक में अमित्र चेट्स कह लीजिए, ये अमित्र चेट्स, इसी को मैंने हिंदी में लिखा है, या अमित्र चेट्स कह लीजिए, संस्कृत में अमित्र घात कहा गया है, और अमित्र घात का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इनके प्रधानमंत्री को।
ठीक है। तो आइए अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। कौन कौन से प्रधानमंत्री थे हाँ इनके समय में, बिंदुसार के समय में। तो देखिए 3 प्रधानमंत्रियों की चर्चा की जाती है। जैसे देखिए एक तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य का या कौटिल्य का बचपन का नाम है, ठीक है। मैं बार बार बताते आता हूं, महर्षि चाणक्य के पिता का नाम था, ठीक है। चाणक्य कहाँ के थे? तो तक्षशिला के आचार्य थे, ठीक है। आजकल तक्षशिला कहाँ पड़ता है? आजकल ये क्षेत्र जो है तक्षशिला का, ये पड़ता है पाकिस्तान में। उस समय भारत का हिस्सा था और कहा जाता है विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, ठीक है ना। तो ये चाणक्य, तो चाणक्य पहले प्रधानमंत्री किसके? बिंदुसार के। क्योंकि चाणक्य जब 298 बीसी में जाते हैं श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय तक चाणक्य जिंदा है, चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के समय तक, ठीक है। तो चाणक्य ही आगे प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और चाणक्य से कहा जाता है कि ये माना जाता है कि बनती कम थी बिंदुसार की। उसका रीजन यही था कि जो जहर वाली बात थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये जहर दिया करते थे चाणक्य, हाँ, ताकि विष कन्याओं का असर उन पे ना हो पाए, तो थोड़ा थोड़ा बचपन से जहर दिया करते थे, ये मैंने बताया। और अचानक वो जहर वाला खाना या दूध जो भी हो, वो दुर्धरा ने, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने पी लिया था। इसकी वजह से वो बीमार पड़ी। चाणक्य को ऑपरेशन करके बिंदुसार का जन्म कराना पड़ा और बिंदुसार के चेहरे पर कुछ दाग थे, तो उसका नाम बिंदुसार भी पड़ा इसी वजह से, दाग की वजह से। और बिंदुसार के मन में ये बात बैठ गई कि कहीं ना कहीं उनकी मां दुर्धरा की मौत में चाणक्य का हाथ है, ये एक वहम बैठ गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कम बनती थी, ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री ये थे। उसके बाद खल्लाटक। देखिए ये जानकारी दिव्यदान से मिलती है कि खल्लाटक जानकारी मिलती है दिव्यदान से। क्या मिलती है? कि एक मंत्री परिषद थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, ठीक है, मंत्री परिषद थी। इस मंत्री परिषद के मेंबर जो थे, हाँ, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स या मेंबर्स कहें इस काउंसिल परिषद में, उनकी संख्या 500 थी, ठीक है ना। तो ये दिव्यदान से जानकारी मिलती है कि इनके एक प्रधानमंत्री थे खल्लाटक, और उस समय जो एक बिंदुसार की मंत्री परिषद हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, उसमें 500 मिनिस्टर्स होते थे या सदस्य होते थे, और जिसके हेड जो थे कौन था? 500 इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये हेड जो थे, ये थे खल्लाटक, प्रधानमंत्री के रूप में हेड किया करते थे। तो ये बात हो गई। और तीसरा नाम आता है राधागुप्त का। राधागुप्त के बारे में कहा जाता है कि बाद में यही अशोक के भी प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम ऑफ अशोका। तो ये अशोक के भी पीएम बने बाद में, ठीक है। तो 3 लोगों का नाम आता है प्रधानमंत्री के तौर पे, चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त। ये आपको ध्यान रखना है, चाणक्य, खल्लाटक, राधागुप्त, 3 लोग हो गए, ठीक है। अब यहां आ जाइए, कुछ रिवोल्ट हुए थे, हाँ, इनके समय में रिवोल्ट की चर्चा है। देखिए रिवोल्ट की चर्चा है। रिवोल्ट जो हुए, ऐसे कर देते हैं इसको, चलिए, ये रिवोल्ट हुए, ठीक है। रिवोल्ट तक्षशिला में, तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला में 2 रिवोल्ट हुए, ठीक है, 2 रिवोल्ट हुए तक्षशिला में।
2 रिवोल्ट्स। तो एक रिवोल्ट्स को दबाएगा कौन? एक रिवोल्ट्स को दबाएगा, सप्रेस करेगा, सप्रेस्ड बाय अशोका, सप्रेस्ड बाय सुशीम। देखिए सुशीम, अब इसको समझिएगा। सुशीम अशोक का बड़ा भाई था सुशीम। देखिए तक्षशिला में 2 विद्रोह होंगे बिंदुसार के समय में। तो तक्षशिला का बेसिकली जो रूलर है ये सुशीम है, ठीक है ना, सुशीम है। और अशोक जो है ये रूलर है। हाँ, इसको रूलर बनाया, शासक बनाया कहां का? बिंदुसार ने उज्जैन और मालवा का। तो यहां लिख लीजिए, ये अशोक को उस समय शासक बनाया गया था, रूलर ऑफ मालवा एंड उज्जैन, यही, ठीक है। या अवंती कहिए, अवंती में, उज्जैन या अवंती कहिए। अवंती में भी एक, उज्जैन में भी, अवंती में भी विद्रोह होगा, अभी मैं बताऊंगा। मालवा उज्जैन कहिए या इसी को आप अवंती कह लीजिए, ठीक है, अवंती में। और सुशीम जो शासक है, रूलर है ये तक्षशिला का है, ठीक है। रूलर सुशीम है तक्षशिला का। इधर से देखिए तक्षशिला में 2 रिवोल्ट होगा। तो पहली बार भेजा जाएगा किसको? सप्रेस्ड बाय अशोक, अशोक को भेजेगा बिंदुसार, जो कि उस समय मालवा एंड उज्जैन, हाँ, मालवा और उज्जैन क्षेत्र का शासक है। ये मालवा और उज्जैन क्षेत्र, ये अवंती भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तो अवंती जो आज का मध्य प्रदेश का क्षेत्र है लगभग, तो वो वहां का शासक कौन था? अशोक था। तो ये जाता है अवंती से या उज्जैन से कहेंगे, जाता है तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला यहां देखिए, ये तक्षशिला इंडस और झेलम के बीच में, यही आंधी का भी क्षेत्र था, ठीक है ना। तो यहां जाएगा अशोक और सप्रेस करेगा। दूसरा, जब ये सुशीम के खिलाफ था, ठीक है, दूसरा भी होगा जो सुशीम के खिलाफ, वो भी तक्षशिला में होगा और इसको खुद सुशीम दबा देगा, ठीक है, सप्रेस्ड बाय सुशीम। तो एक बात हो गई। दूसरा अवंती में होगा, हाँ, दूसरा विद्रोह होगा अवंती या उज्जैन, ठीक है, उज्जैन कहें। 2 रिवोल्ट हो यहां हो गया। और उज्जैन में जब होगा तो सप्रेस्ड बाय अशोक, ठीक है। उज्जैन में होगा इसके समय में, ये अशोक के खिलाफ होगा, ठीक है। तो ये चूंकि अशोक कहां का शासक है? उज्जैन या अवंती का, तो इसको अशोक खुद ही दबा देगा, ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है कि खस्या और नेपाल, हाँ, 2 जगह ऐसे खस्या जो भी कहा जाता है, और नेपाल में भी कुछ ऐसे विद्रोह हुए थे जो कि दबाएगा कौन? अशोक, ठीक है। तो यहां हो गया, ये मैं मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं, ये आप याद कर लीजिए कि 2 रिवोल्ट तक्षशिला में, ठीक है, 2 रिवोल्ट तक्षशिला में, 2 रिवोल्ट, ठीक है। एक अशोक दबाता है, एक सुशीम दबाता है, हाँ। तो ये आपको याद रखना है, अशोक जो उज्जैन या अवंती का शासक है और सुशीम तक्षशिला का है, ठीक है, उस समय। तो सुशीम के समय ही इसको भेजा जाता है। सुशीम जब है आपको तक्षशिला का शासक, उस समय विद्रोह होता है और अशोक को उज्जैन से भेजा जाता है, यानी कि इस अवंती से या उज्जैन से भेजा जाएगा, मध्य प्रदेश जो आज का है, वहां से यहां भेजा जाएगा। अशोक यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, और सप्रेस करेगा। दूसरा एक और रिवोल्ट है, इसको मैं मिटा के लिखता हूं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए,
कुछ और रिवोल्ट सप्रेस करेगा, यही अशोक, ये अशोक ऑल्सो सप्रेस्ड रिवोल्ट्स ऑफ खस या खस कुछ भी बोला जाता है। देखिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, खस मिलेगा, कहीं खस्या मिलेगा, ये ठीक है। ये कोई जगह है जिसके बारे में भी खास पहचान नहीं हुई है, कहा जाता है कि नेपाल के आसपास कहीं होगा, और नेपाल का विद्रोह, ठीक है। तो ये भी अशोक ही जो है ये करेगा। मेन आपको ये तक्षशिला और उज्जैन का था, उसके अलावा ये भी खस्या या जो नेपाल के आसपास कहीं मिलेगा, और नेपाल में कुछ विद्रोह हुआ था जिसको अशोक ने दबाया था, सप्रेस किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां तक बात हो गई, ये बात हमने खत्म कर ली, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं, देखिए ये बात आप लिखिए, एम्बेसडर्स की जहां तक बात है, ठीक है ना। एम्बेसडर्स को देखिए, यहां पर देखिए एक है, देखिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, अंग्रेजी में भी नाम है एंटियोकस प्रथम, फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये एंटियोकस प्रथम जो है ये सीरिया का शासक है, यानी कि रूलर है, ठीक है, सीरिया का शासक है। तो एक तो इसने एक राजदूत भेजा, ठीक है, राजदूत भेजा किसे, ये एक एम्बेसडर भेजता है, एम्बेसडर भेजता है किसे, डाइमेकस को, डाइमेकस को भेजता है बिंदुसार के कोर्ट में, डाइमेकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, ठीक है। उसके अलावा एक होगा एंटियोकस फर्स्ट, टॉलेमी सेकेंड, फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस, अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिख लीजिएगा आप। ये है इजिप्ट या मिस्र का शासक, मिस्र का है या इजिप्ट का है, मिस्र का मतलब इजिप्ट, ठीक है ना। वो आपको दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका का है, अफ्रीका में पड़ेगा इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर, यहाँ पे सॉरी यहाँ नीचे होगा अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपको ईस्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, अफ्रीका के ईस्ट में, ठीक है ना। अगर वैसे देखें तो, अगर हम मिडिल से देखें अफ्रीका में, तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगा आपको ऊपर, ये नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ में, ठीक है। ये मान लीजिए अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है, तो यहीं पे मिस्र पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्र पड़ेगा। मैंने बताया भी था, कल बता रहा था जब वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य वाले में अफ्रीका और इंडिया को मैंने दिखाया था, तो यहीं पे यहाँ मिस्र पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्र का शासक है टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस। तो इसने एक एम्बेसडर भेजा और इस एम्बेसडर का नाम था ये डायमेकस डायनोसियस, डायनोसियस, ठीक है ना, डायनोसियस, डायनोसियस भेजा किसने, टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने। इधर से देखिए, हाँ,
एंटियोकस फर्स्ट, ध्यान रखना है। शासक कहां का है? सीरिया का। हाँ, सीरिया का शासक है, ठीक है। और इसने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा, उस राजदूत का नाम है डाईमेकस, ठीक है। डाईमेकस स्पेलिंग में कुछ अंतर हो सकता है। डाईमेकस याद रखिए, टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। दूसरा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस जो कि इजिप्ट यानी कि मिस्र का शासक है, वो राजदूत भेजता है, एम्बेसडर भेजता है। किसको? डायनोसियस को। ये एम्बेसडर भेजता है डायनोसियस को, किसके दरबार में? फिर यही टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार के दरबार में ये एम्बेसडर भेजता है डायनोसियस को, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप देखिए कि एंटियोकस के बारे में कुछ बातें और भी, इसको मैं मिटाता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां पर इनका नाम नोट कीजिए और इनका नाम नोट कीजिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एंटियोकस फर्स्ट जो है, इससे बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगी थी। देखिए ये मैं मिटा रहा हूं। और सीरिया का जो शासक है, इससे बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगी थी। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें हैं। सीरिया के शासक से, एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगी थी। क्या क्या चीजें थी? तो पहली चीज देखिए, इसने क्या मांगी? इसने मांगी सूखी अंजीर, ठीक है ना। सूखी अंजीर मांगी थी। अंजीर को बोलते हैं ड्राई, मतलब अंजीर को फिग बोलते हैं। सूखी थी तो ड्राई फिग, यानी कि सूखी अंजीर, ठीक है। दूसरी बात, इसने मांगी स्वीट लिकर का मतलब मीठी शराब। लिकर यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, लिकर ये है मीठी शराब। किसकी? ग्रेप्स की, अंगूर की, ठीक है। यहां पे पूरा लिख देता हूं। इसका मतलब है अंगूर की मीठी शराब, ठीक है। और तीसरा फिलोसोफर, ठीक है, दार्शनिक, ठीक है ना। तो देखिए ये कौन कौन सी चीजें मांगी थी सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से। एक तो ड्राई फिग यानी कि सूखी अंजीर, ठीक है ना। ड्राई फिग, सूखी अंजीर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, इसको देखिए। ड्राई फिग यानी कि सूखी अंजीर, ये वाला। स्वीट लिकर, किसका? ग्रेप्स का, अंगूर की मीठी शराब, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मांगी थी अंगूर की मीठी शराब। और तीसरी उन्होंने कुछ फिलोसोफर के बारे में कहा था कि वो फिलोसोफर भी भेज दें, ठीक है ना। तो फिलोसोफर तो नहीं भेजा था एंटियोकस फर्स्ट ने, लेकिन उसने ये और ये दोनों भेज दी थी, फिलोसोफर नहीं भेजा था। यानी कि ड्राई फिग भेज दिया, यानी कि सूखी अंजीर भेज दी, अंगूर की मीठी शराब भी भेज दी, लेकिन फिलोसोफर नहीं भेजा, ठीक है। क्योंकि ये फिलोसोफर नहीं भेजने का मतलब यह है कि किसी भी दार्शनिक टाइप के, स्कॉलर टाइप के व्यक्ति पे इतना जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती भेज दें, ठीक है। तो ये कोई वस्तु तो है नहीं। हाँ, ये तो भेज दिया, लेकिन फिलोसोफर नहीं भेज पाया था एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि किसे नहीं भेज पाया, तो फिलोसफर को नहीं भेज पाया, लेकिन सूखी अंजीर भेज दी और अंगूर की मीठी शराब भेज दी। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं एक्सपेंशन पे। देखिए एक्सपेंशन बार बार मैं बताते रहता हूं, फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये जो है इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले भी मैंने बताया है, हर वीडियो में बताता हूं कि सतलज के इस पार का क्षेत्र जो है पूरा, देखिए ये जो है ये सतलज के पार का क्षेत्र क्या है, ये था नंद साम्राज्य, ठीक है ना, ये नंद साम्राज्य था, ठीक है, ये नंद साम्राज्य था लगभग, ठीक है। प्रवर्तक की मदद से, यानी कहा जाता है पोरस की मदद से, इस एरिया को भी जीता था किसने, पहले इधर ही जीता था, कंट्रोल किया था, और तब ये आए थे किधर, मगध की तरफ, ठीक है। तो ये तो जीत ही लिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ये नंद साम्राज्य को, पहले ये नंद साम्राज्य यहां तक था, सतलज नदी तक, देखिए सतलज नदी है, नंद साम्राज्य समझ लीजिए फिर से, ये है सतलज नदी, ये सतलज नदी तक पहले था नंद साम्राज्य, ठीक है ना। तो इस नंद साम्राज्य को जीता कहां से आके, पहले पंजाब पे कुछ कंट्रोल किया, ठीक है, और उसके बाद नंद साम्राज्य को जीता है किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, कहा जाता है ऐसा। ये तो कंफर्म है, इसके बारे में तो कंफर्म है कि यहां तक जीता था, ठीक है, ये सब कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट, इसको करने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी फाउंड करता है, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर से जब लड़ाई होती है 305 बीसी में, यानी 305 ईसा पूर्व में, तो ये सारा हिंदू कुश रेंज का, ये पूरा अफगानिस्तान का कंधार, काबुल, ठीक है, और ये बलूचिस्तान जिसे जेड्रोसिया कहा जाता था उस समय, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा, नहीं पूरा ये नॉर्थ वेस्ट जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगभग कुछ सेंट्रल एशिया के भी कुछ पार्ट आएंगे। तो ये कहा जाता है कि पूरा जो था ना, ये पूरा ये हिंदू कुश रेंज जो है, ये हिंदू कुश रेंज में पड़ता था। तो नॉर्थ वेस्ट इसका हिंदू कुश, इसकी नॉर्थ वेस्ट की सीमा जो थी वो हिंदू कुश तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हो गई थी। अब इसमें एक बात आती है कि, ठीक है, एक बात ये आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण यहां करवाता है, कहां पे, सौराष्ट्र में। ये आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में था, ठीक है, ये मैंने बता दिया था चंद्रगुप्त मौर्य वाले पार्ट में। बिंदुसार के बारे में जानने वाली क्या बात है, इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम बिंदुसार को पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहां तक तो ये सतलज नदी तक, यहां तक नंदों का साम्राज्य, सतलज नदी तक। उसके बाद मैंने बताया ये पंजाब को पहले थोड़ा कंट्रोल करेगा, फिर प्रवर्तक या पोरस की मदद से, ये कहां आएगा, मगध, और यहाँ पे ये सारा कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद सेल्यूकस की लड़ाई में, के साथ लड़ाई में, एक तो हेलेना से शादी भी होती है, मैंने बताया था, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कार्नेलिया, ठीक है, उससे शादी होगी, और फिर ये हिंदू कुश रेंज चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात ये उठती है कि देखिए जब बिंदुसार शासक बनता है, तो बिंदुसार के शासक बनने तक या शासक रहने तक जो ये दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, ठीक है, दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, ये देखिए इसको छोड़ दें, तो बिंदुसार के समय तक, जब बिंदुसार सौंपेगा, बिंदुसार से ट्रांसफर होगा जब, बिंदुसार के बाद जब अशोक को, तो ये जो है ये कलिंग वाला क्षेत्र बिंदुसार के पास नहीं था, ठीक है। तो इट मींस कि ये सारा जो है ये बिंदुसार के पास था। अब इसमें बातें आती हैं कि क्या बिंदुसार ने दक्षिण में एक्सपेंशन किया। अब समझिएगा, देखिए लामा तारानाथ, एक तिब्बती बौद्ध राइटर हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार चाणक्य ने बिंदुसार को पूर्वी समुद्र यानी बे ऑफ बंगाल,
हाँ, और दक्षिणी समुद्र, पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर, इधर अरब सागर है पश्चिम में, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो लामा तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को चाणक्य ने पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र यानी ईस्टर्न सी और वेस्टर्न सी यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का स्वामी बनाया, यानी इसके कंट्रोल में दिया, करवाया, इसके अधिकार में करवाया, यह कहा जाता है लामा। लेकिन इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड, इसके अलावा कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बिंदुसार के बारे में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि अगर बिंदुसार के समय इधर का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, साउथ का, तो कहा गया है कि 298 बीसी में कर्नाटक में गया था, श्रवण बेलगोला में, वहीं पे संलेखना विधि से किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो फाउंडर था मौर्य डायनेस्टी का, वो वहां पे संलेखना विधि से अपना शरीर छोड़ता है, प्राण त्यागता है। तो यह भी कहा जाता है कि अगर उसकी बात देखें, अगर उस जानकारी को देखें कि वो जा रहा है श्रवण बेलगोला और कर्नाटका में रहता है, यानी कि कंट्रोल उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का कर्नाटका वाले क्षेत्र पे है, यानी दक्षिण का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया है। ठीक है, ये भी कहा, ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं, ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि भाई जो दक्षिण का विस्तार है वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया है, एक लामा तारानाथ के अलावा कहीं भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो दो बातें निकल के आती हैं, या तो हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया हो, या हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कुछ राज्य, 16 राज्य कहा जाता है कि 16 राज्यों का स्वामी बनाया दक्षिण में। ठीक है, और इस तरह से पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, हाँ, ईस्टर्न सी, वेस्टर्न सी, बंगाल की खाड़ी या कहें अरब सागर का स्वामी बना दिया चाणक्य ने, किसको, बिंदुसार को। तो यह कहा जाता है कि हो सकता है, संभावनाएं जताई जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण तक विस्तार किया यहां तक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कुछ राज्य छिटक गए हो इनके हाथ से, ठीक है ना, छिटक गए हो इनके हाथ से, उसको फिर से इन्होंने कंट्रोल में किया, ये बात आती है। तो कई जगह पे आता है कि दक्षिण का विस्तार का श्रेय जो है वो बिंदुसार को है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर ही मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले ही कर चुका था वो विस्तार। ठीक है, सिर्फ एक कलिंग रह गया था, हाँ, और कलिंग का क्षेत्र, कलिंग की लड़ाई अशोक के समय में होती है। ठीक है ना, ये कलिंग वाला क्षेत्र ये भी भर जाएगा अशोक के समय, सिर्फ रह क्या जाएगा, देखिए इधर कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक तो ही, इधर आपको चेर, चोल और पांड्य, हाँ, ये यहां पे रह जाते हैं, इधर विस्तार नहीं होता। ये देखिए, ये इधर विस्तार नहीं होता, और इधर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में, सुदूर ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट तो भारत के लिए हुआ, सुदूर ये भारत के लिए का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे देखेंगे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में इनका विस्तार नहीं हुआ था, या हम इस एरिया के हिसाब से इसे ईस्ट भी कह सकते हैं। तो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा तो है, आपको बांग्लादेश सब में तो हो ही जाएगा, बांग्लादेश चूंकि सोहगौरा हमें मिला है, सोहगौरा का, और असम के बारे में भी कहा जाता है कि अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, तो यहां पर बांग्लादेश में था ही, हाँ। तो इधर देख लीजिए, कहा जाता है कि ये हिंदू कुश रेंज हो गया, किधर, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, हिंदू कुश हो गया नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, इधर कश्मीर में नॉर्थ में इनका एक्सटेंशन हो गया, इधर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील के निर्माण की यहाँ पे चर्चा है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ इधर गुजरात में आपको, यानी सौराष्ट्र में पश्चिम का विस्तार है। पूर्व का विस्तार अगर हम देखें तो असम, बांग्लादेश, हाँ हाँ, उड़ीसा हो ही जाएगा, तो ये सब पूर्व का विस्तार हो गया। और पश्चिम का विस्तार यहाँ पे अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में
अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य का मतलब मैं कह रहा हूं कि मौर्य साम्राज्य का, और कर्नाटक में चूंकि जो भी हो, अगर बिंदुसार के समय यहां तक था तो कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश भी बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य में थे, और अशोक के समय तो थे ही। तो वैसे भी अशोक का जो शिलालेख मिला है, कुछ शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, और हाँ शिलालेख भी मिले हैं आपको, हाँ शिलालेख भी मिले हैं। अभिलेख का मतलब शिलालेख या स्तंभ लेख जो भी है, तो आपको मास्की में मिले हैं, ठीक है, आपको लघु शिलालेख, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, मास्की, उदयगोला, नेत्तूर, ठीक है ना, आपको ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटक के पार्ट हैं। तो ये कर्नाटक में ये अभिलेख मिले हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के एरागुडी, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। माइनर रॉक एडिक्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो इस तरह से देखें तो खाली अगर इस एरिया को छोड़ दिया जाए, ये एरिया चेर, चोल, पांड्य, ये पीछे का एरिया जो नीचे का एरिया है, इसको छोड़ दिया जाए दक्षिण भारत में, और सुदूर यानी कि एक्सट्रीम ईस्ट का है और एक्सट्रीम साउथ का है, ये सिर्फ मौर्य साम्राज्य का पार्ट नहीं था। जहां तक बिंदुसार की बात है, बिंदुसार हाँ ने कहा जाता है कि कुछ हो सकता है लामा तारानाथ के अनुसार, लामा तारानाथ के अनुसार तो है कि भाई बिंदुसार ने दक्षिण की विजय की, लेकिन इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। जितना प्रूफ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ के बारे में है, तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संभावना 99% की इसकी संभावना है, ज्यादा स्कॉलर मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण का विस्तार किया। सिर्फ अशोक के समय एक कलिंग आ गया था। कलिंग के बारे में भी कहा जाता है कि कलिंग जो है वो पहले भी आप देखेंगे, मैंने बताया हुआ है कि जब नंद डायनेस्टी थी तो वहां महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। मैंने बताया था नंद, घनानंद के पहले जो शासक थे, महान शासक नंद साम्राज्य के, महापद्मनंद, तो वो उसकी जानकारी खारवेल एक शासक था, उसके खारवेल के अभिलेख में मिलता है, ठीक है, खारवेल के अभिलेख में मिलता है। खारवेल का कलिंग अभिलेख है, कलिंग इंस्क्रिप्शन है, उसमें मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बाद में ये कलिंग ना रहा हो इनके पास, नंद डायनेस्टी के पास भी ना हो, या नंद डायनेस्टी के पास हो भी तो छिटक गया हो बाद में। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां तक जीत हासिल की थी तो हो सकता है कि वो छिटक गया हो, बाद में अशोक ने उसको अपने कंट्रोल में किया, ठीक है। कलिंग की लड़ाई तो हुई थी, आप जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, अशोक ने जीता था कलिंग को, यानी आज का उड़ीसा, ठीक है ना, आज का उड़ीसा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि खाली ये वाला क्षेत्र एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम ईस्ट, ठीक है ना, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है इन क्षेत्रों को, तो एक्सट्रीम ईस्ट ये नहीं था। बाकी बांग्लादेश, असम उसम का कुछ पार्ट, वो सब मौर्य साम्राज्य का पार्ट था। तो बिंदुसार जो था उसके समय साम्राज्य तो यहां तक था, दक्षिण तक था, लेकिन उसका विस्तार बिंदुसार के द्वारा ही हुआ, इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए इसे चंद्रगुप्त मौर्य का ही विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादा स्कॉलर ये मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बिंदुसार को खत्म कर लिया। आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट Ashoka in detail. So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.